हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड कैबिनेट बैठक में ईपीएफ का प्रस्ताव पास होने के बाद अब झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल द्वारा ईपीएफ संबंधित पत्र जारी हो चुका है और आज का ही ये लेटर है। आज ये पत्र जारी हुआ है। अब ईपीएफ कटने से संबंधित विभिन्न शर्त दिए हुए हैं। उन शर्तों के बारे में हम यहाँ पर इस पत्र में डिटेल से आपको बताएंगे और कब से काटा जाएगा, कितना पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, थोड़ा लंबा है, 6 पेज का है दोस्तों। 6 पेज, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम मुख्य मुख्य बिंदुओं को, चूंकि पहले मैं रीड कर लिया इसको, अब आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए टाइम उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जो भी समय लगेगा उतना पर आपको थोड़ा सा सब्र बांधना होगा। तो ये उमा शंकर सिंह का जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये आगे बढ़ाया गया है पत्र को, और इस पर जो है अब कार्रवाई चालू कर दी गई है। तो सबसे पहले इसको लेटर जो भेजा गया है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा झारखंड। विषय जो है सभी के लिए है, तत्कालीन पारा शिक्षक, संप्रति सहायक अध्यापक, संकुल साधन सेवी के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, साधन सेवी। ठीक है, MI जो है MIS समन्वयक के लिए, उनके लिए भी जो ईपीएफ कटौती होगा, और अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में। ठीक है, प्रसंग है जिसके आधार पर जो संकल्प है उसके आधार पर जो दी जा रही है आपको ये सुविधा, उसको चर्चा किया गया है। तो आगे जो है यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी, जो अधीक्षक वगैरह जो भी हैं कार्यक्रम पदाधिकारी, उनको क्या जो है निम्नवत निर्देश निर्गत किया गया है। पहला है कि कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ विभिन्न स्तरों पर कार्यरत नियमानुसार सदस्य बन सकने वाले तत्कालीन पारा शिक्षक, संप्रति सहायक अध्यापक, प्रखंड संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर साधन सेवी, MIS समन्वयक, अन्य संलग्न कर्मचारियों को अनुमान्य होगा। ये तो पहला दिया गया है, अन्य जिलों को ये पत्र दिया गया है, जानकारी दी गई है। दूसरा नंबर में कहा गया है इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952 यथा समय समय पर संशोधित के अनुसार अनुमान्य नियोक्ता अंशदान का वहन राज्य योजना बजट से प्रशासनिक विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा, और ये आपका ठीक है परियोजना से ही काटा जाएगा। इससे संबंधित आवश्यक राशि विभाग के द्वारा परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि अनुमान्य कर्मचारी अंशदान संबंधित कर्मचारी के द्वारा वहन किया जाएगा। समझ गया ना? जो राशि सरकार देगी वो जो है प्रशासनिक विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा, और वहीं पर कर्मचारी वाला कर्मचारी से काटा जाएगा। क्लियर सी बात है। तीसरा पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न काफ़ी रहते थे, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। तीसरा, प्रस्तुत मामले में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मासिक मानदेय या वेतन वर्तमान में 15,000 से अधिक है। तो 15,000 रुपये से अधिक मानदेय वाले कर्मियों को वर्तमान में संगठन के द्वारा पेंशन स्कीम से नहीं जोड़ा जा रहा है, और इस कोटि के कर्मचारियों को पेंशन स्कीम से संबंध रखने एवं पेंशन का लाभ मिले को दृष्टिपत्र रखते हुए इस प्रयोजन से इनकी वेतन की सीमा अधिकतम 15,000 मासिक निर्धारित मानकर अंशदान की, देखिए अंशदान की कटौती एवं जमा की जाएगी। वैसे कर्मचारी जिनका मानदेय 15,000 से कम हो को उनके वास्तविक मानदेय के आधार पर अनुमान्य कटौतियां की जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चला होगा दोस्तों कि 15,000 से जो है अधिक मानदेय वाले को वर्तमान में संगठन के द्वारा पेंशन स्कीम से नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये कारण क्या है? क्योंकि इसके लिए एक सक्षम पदाधिकारी की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है सबकी बस की बात नहीं है। तो इसके लिए आगे यहाँ पे विस्तार से लिखा गया है, देखेंगे एक एक करके। चौथा पॉइंट को, कटेगा सबका। और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, वैसे कर्मचारी जिनका मानदेय 15,000 से कम हो को उनका वास्तविक मानदेय के आधार पर अनुमान्य कटौती की जाएगी। ठीक है ना? मान लीजिए आपको 15,000 रुपया नहीं मिल रहा है मंथली, कहने का मतलब ऐसे तो सभी सहायक अध्यापकों को 15,000 लगभग मिल ही जा रहा होगा इस वक्त। तो अगर 15,000 से कम भी है तो जो भी वास्तविक मानदेय आपको मिल रहा होगा
उस पर ही जो 12% और 13% काटा जाएगा। 13% सरकार की ओर से और 12% आपका अंशदान कटेगा। जो भी आपका पेमेंट मिल रहा होगा, सीधा बात समझिए, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो उसके बाद चौथा पॉइंट है, इस योजना से जुड़ने वाले कर्मियों की संख्या अधिक होने के कारण जिला स्तर पर एक कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी का पद सृजित हुआ है, जिनके द्वारा सदस्य बनाने से लेकर अंतिम किस्म के दावे के निस्तारण का कार्य कराया जाएगा। वही पदाधिकारी सब कुछ कार्य करेंगे, ठीक है। जो सदस्य बनेंगे ईपीएफ को लेकर के, और अंतिम दावा जो अगर किसी तरह का आप ईपीएफ को लेकर के दावा करते हैं तो उसका निस्तारण वो पदाधिकारी करेंगे। मुख्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा सृजित पदों के विरुद्ध नियुक्ति का कार्य फरवरी 2025 तक कराया जाएगा, ताकि योजना का लाभ सभी संबंधित को सुगमता पूर्वक मिल सके एवं परिषद को किसी प्रकार का वित्तीय दंड वहन करने, ठीक है, अथवा कानूनी विचलन संबंधी विवाद में पड़ने की संभाव्यता नहीं रहे। कहने का मतलब है कि अगर लेट अगर होगा किसी प्रकार का कटौती में तो उस पर दंड लगेगा, फाइन लगेगा। इसलिए उससे बचने के लिए एक सक्षम पदाधिकारी की, क्योंकि कैबिनेट में भी ऐसी बात कही गई थी, ठीक है, तो उसका जो है क्या किया जाएगा, फरवरी 2025 तक उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी पदाधिकारी की। आगे पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, सर्वप्रथम सदस्य बनाने हेतु वांछित, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, वांछित सूचना संबंधित कर्मचारी से प्राप्त कर एक्सेल सीट में एकीकृत करने के बाद इसे लेखा पदाधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिक पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर प्रति संधारण के बाद उसी एक्सेल सीट को ईपीएफओ पोर्टल पर अपलोड कर, ठीक है, यूएनवे, देखिए यूएएन यूनिवर्सल ऐसे होता है, यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये आपका जनरेट किया जाएगा, ठीक है। यानी आपसे जो है एक एक्सेल सीट में फॉर्म भराना आपको भरना पड़ेगा, ये चीज़ समय पर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखा जाएगा कि जिसे सदस्य बनाया जा रहा है वह कर्मचारी परियोजना के अंतर्गत सक्षम स्तर से नियुक्त संविदा आधारित कर्मचारी हो, अर्थात किसी भी स्थिति में किसी बाह्य व्यक्ति को जो संस्था के तहत नियोजित नहीं है इसका लाभ नहीं मिल सके, है ना। इसलिए आपसे एक एक्सेल सीट में फॉर्म भरवाया जाएगा। इस परियोजना से संबंधित आधार, अनिवार्य रूप से आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, नियोजन से संबंधित प्रमाण भी नियंत्रित पदाधिकारी के स्तर से प्राप्त कर अभिलेख संधारित किए जाएंगे। यानी सब चीज़ आपको छानबीन किया जाएगा, आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, नियोजन से संबंधित, ये टोटल वो पदाधिकारी काम करेंगे। आपको जो करना है फॉर्म आपको भर के जमा करना होगा, ठीक है। छठा नंबर, वैसे कर्मचारी जिनकी उम्र, देखिए 30 अक्टूबर 2024, यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जरूरी जाना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे में कमेंट आ रहे थे। 30 अक्टूबर 2024, ठीक है, 2024 30 अक्टूबर ये ध्यान रखिएगा, को 58 वर्ष हो चुकी है। वैसे कर्मचारी जिनका 30 अक्टूबर 2024 को 58 वर्ष हो यानी पूरा हो चुका है, कोई इस योजना के सदस्यता अथवा अनुलाभ की अनुमान्यता नहीं होगी। यानी जिनका 58 वर्ष हो चुका है अक्टूबर माह में, ठीक है, 30 अक्टूबर को 2024 में जो 30 अक्टूबर पार हो गया, वहाँ 58 वर्ष अगर हो गया है वो इसमें नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि ईपीएफ में पेंशन की सुविधा 58 वर्ष से शुरू हो जाती है। इसलिए उनके जो एक्सपायर हो गए, उनका एज जो एक्सपायर हो गया, उनको नहीं मिलेगा इसका लाभ, ठीक है, ईपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा। अब जो है यही बात हम आपको वीडियो में क्लियर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप कैसे करते हैं, आखिर इसकी जो है विभाग क्लियर करेगा ना। ईपीएफ का रूल जो है उसको मैंने आपको बताया था, ईपीएफ से संबंधित बहुत सारे चीज़ बताया था, लेकिन अब जो विभाग की ओर से निकल रही है वो 58 वर्ष वाले, जो बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि 6 माह नौकरी बचा हुआ है, साल भर नौकरी बचा हुआ है, ठीक है, 1.5 साल नौकरी बचा हुआ, उसका क्या होगा। तो अब आप क्लियर है कि आपका जो है इसका लाभ नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। आते हुए इस कोटि के कर्मचारियों को इस योजना से आच्छादित नहीं किया जाना है, ये सूचना जो है परियोजना से दी जा रही है जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को। साथ ही वैसे कर्मचारी जिनकी उम्र 58 वर्ष पूर्ण हो जाएगी की तिथि से नियोक्ता अंशदान की अनुमान्यता नहीं होगी।
यानी आपका नियोक्ता अंशदान जो है सरकार की ओर से जो पैसा जमा होगा वो 58 वर्ष के बाद आपका जमा होना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। 7वां नंबर, सदस्य बनाने एवं यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करने की कार्रवाई दिनांक 15/11/2024 तक पूर्ण कर ली जानी है और इसके लिए मुख्यालय की लेखा शाखा के द्वारा दैनिक आंकड़े जिलों से प्राप्त कर कार्यालय प्रधान को नियंत्रण अवगत कराया जाएगा। ये लेखा शाखा के द्वारा कराया जाएगा, ये आपको सूचना मिल जाएगी। उसके बाद 8वां पॉइंट है जो आपका, प्रत्येक माह के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि की कटौतियों को विभिन्न मदों में जमा किए जाने की संगठन के द्वारा 15वीं तारीख अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। प्रत्येक माह का 15 तारीख हो। ठीक है। इस तिथि के बाद अंशदान के जमा किए जाने पर वित्तीय दंड सहित जमा का विधान होगा, यानी आपको कुछ फाइन लगेगा और इसके लिए प्रावधान है, आप टेंशन मत लें, आपको मानदेय आपको ससमय अब भुगतान होगा, यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है। कर्मचारियों की, अब आगे देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया दंड सहित जमा करना होगा। आगे कर्मचारियों की संख्या बल अधिक होने को दृष्टिपथ रखते हुए ससमय वेतन का भुगतान हो एवं अंशदान की कटौती को जमा किया जा सके ताकि किसी प्रकार का वित्तीय दंड कार्यालय को वहन न करना पड़े। अब से सभी स्तरों पर ऐसी कर्मचारियों के मासिक वेतन मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह के 30 तारीख तक कर दिया जाना है और इसके लिए अब से उनके उपस्थिति की विवरणी पूर्व माह के 26 तारीख से चालू माह के 25 तारीख तक के गणना के आधार पर, देखिए पूर्व माह यानी कि अगर अक्टूबर हो गया तो अक्टूबर 26 से लेकर के अगले माह यानी जिस माह का आपको जमा करना 25 तारीख को जमा कर देना है, यानी प्रत्येक माह के 25 तारीख को आपको अब्सेंटी जमा कर देना है और ये 5 दिन का लिया जा रहा है। जैसे सरकारी शिक्षकों का होता है प्रत्येक माह के 20 तारीख को अनुपस्थिति विवरणी जमा हो जाती है और उनका पेमेंट जो है 1 से 2 तारीख तक आ जाता है। बस उसी तरह से आपको करना है, 26 से 25 एक माह का जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो प्रत्येक माह का कहने का मतलब 25 तारीख तक जमा कर देना है। 26 तारीख से चालू माह के 25 तारीख तक गणना के आधार पर आपको, यानी कहने का मतलब है 26 तारीख से आपका जो है जुड़ाएगा इस दिन से उपस्थिति और अगले 25 तारीख तक। ठीक है। ये सिस्टम लागू किया जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद वेतन की गणना की जाएगी उसी के अनुसार जो डेट हमने बताया। इस अवधि के विरुद्ध उनके वेतन से की गई अंशदान कटौती के जमा के लिए पर्याप्त समय मिल सके, यानी 15 हर माह के 15 तारीख का जो डेट दिया गया है तो आपका ससमय अगर पैसा पेमेंट आ जाएगा तो ससमय कट जाएगा। ठीक है ना, और सरकार भी अपना पैसा जमा कर देगी, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। 9वां नंबर, अब से कर्मचारियों को उनके नाम से जनरेट किए गए यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, चूंकि ये एक बार ही बनता है दोस्तों, ठीक है, से चिन्हित करते हुए उनके नाम के सामने संबंधित माह के वेतन की गणना की जाएगी। देखिए ये आपका अकाउंट नंबर जो है चिन्हित किया जाएगा और आपके नाम के सामने और संबंधित माह के वेतन की गणना की जाएगी और जो अनुमान नियोक्ता अंशदान वेतन मद में जोड़ा जाएगा, यानी आपका जो है वेतन मद में जो सरकार की ओर से होगा वो जोड़ा जाएगा एवं सकल वेतन से नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान की कटौती के बाद भुगते राशि की गणना जिलों के द्वारा एक्सेल सीट में करने के बाद पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान हेतु अपलोड किए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जैसे क्या है कि सबसे पहले बात है कि यूएन से चिन्हित करते हुए आपके नाम के सामने माह के वेतन की गणना की जाएगी और उसमें जो है सरकार का पैसा आपके मद में जोड़ दिया जाएगा एवं सकल वेतन जो सरकार देगी उसको जोड़ने के बाद नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान आपके और सरकार के जो अंशदान है की कटौती के बाद सरकार देगी वो मद में आपका जोड़ा जाएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद आपकी कटौती की जाएगी, आपकी और सरकार की टोटल राशि 12 और 13 कुल 25% की कटौती की जाएगी। कटौती करने के बाद जो भुगते राशि यानी जो आपको भुगतान किया जाएगा वो राशि जिलों के द्वारा एक्सेल सीट करने के बाद पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान हेतु अपलोड किया जाएगा, यानी राशि कटौती करने के बाद आपका जो है बैंक खाते में आने के लिए वो पीएफएमएस पोर्टल पर ये जो है सब काम जिलों द्वारा और प्रखंडों द्वारा किया जाएगा, जिसमें शुद्ध भुगते राशि संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में भुगतान करने एवं दोनों प्रकार के अंशदान की राशि जिलों के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के जमा हेतु
संधारित अलग बैंक खाते में अंतरण हेतु पीएफएमएस अपलोड करेंगे ताकि भविष्य निधि से संबंधित कटौती की राशि कर्मचारी के खाते में नहीं जा सके। समझ गए ना? आप समझ गए हैं कि जो पैसा भविष्य निधि में कटना चाहिए वो पैसा आपके खाते में ना जा सके, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 10वां पॉइंट है, जिले के द्वारा संधारित खाते में अंतरित भविष्य निधि की राशि को वेतन बनाते समय तैयार की गई विवरणी के आधार पर उस राशि को विभिन्न मदों, देखिए यहाँ पे क्या गया, जिले द्वारा संधारित खाते में अंतरित भविष्य निधि की राशि को वेतन बनाते समय तैयार की गई विवरणी के आधार पर उस राशि को विभिन्न मदों पेंशन, कर्मचारी अंशदान, नियोक्ता अंशदान, ईडीएलआई एवं प्रबंधन प्रभार। देखिए ईडीएलआई जो है इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, जो ईपीएफओ की तरह ही ईडीएलआई होता है, और एवं प्रबंधन प्रभार एक्सेल सीट में विभाजित कर क्या करेंगे, सब कितनी राशि पेंशन में जानी, कितनी चाहिए आपकी पीएफ में जाना चाहिए, ये राशि को विभाजित कर ईसीआर जनरेटर करने के लिए संगठन के पोर्टल पर अपलोड करेंगे, यानी ये पीएफओ में जमा करेंगे। ठीक है, और फिर पोर्टल के द्वारा इसे रीड करने के बाद सही ठहराने वांछित जमा राशि जमा करने का मांग के बाद तुरंत जिलों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राशि जमा की जाएगी एवं जमा विवरणी के साक्ष्य सहित संचिका के माध्यम से प्रत्येक माह जिले के लेखा पदाधिकारी और कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी के द्वारा कटौती एवं जमा की विवरणी से जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाएगा। उसके बाद जिले अंशदान में जमा की पूरी कार्रवाई प्रत्येक माह के 10 तारीख से पहले कर लेंगे अंशदान जमा, ताकि विलंब से जमा के मामले में दंड अधिरोपण वहन की स्थिति नहीं बने। यानी ये जितना जल्दी हो, वैसे तो 15 तारीख डेट दिया गया, लेकिन 10 तारीख तक करने की बात की जा रही है। इस कार्य की जिम्मेदारी जिले के कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी की होगी, लेखा पदाधिकारी और भविष्य निधि पदाधिकारी की होगी। इसमें आपको चिंता नहीं करना है। 11 नंबर है, जब तक कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी का नियोजन नहीं होता है तब तक के लिए यह कार्य जिले के लेखा पदाधिकारी द्वारा निस्तारित किया जाएगा। ठीक है। 12 नंबर, सभी संबंधित कर्मचारियों को माह नवंबर 2024 के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, एक बात क्लियर हो गया जो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आपका जो है इसी माह देखिए नवंबर से ही आपकी जो है अंशदान की कटौती प्रारंभ की जाएगी। उसके बाद है 13 नंबर, वेतन विवरणी में नियोक्ता अंशदान सहित सकल वेतन डेबिट खाते एवं नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान के कुल कटौती की राशि कर्मचारी भविष्य निधि क्रेडिट खाते और दोनों प्रकार के अंशदान जमा किए जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि डेबिट खाते की विधि से लेखांकन किया जाएगा और इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि खाते में प्रत्येक माह के जमा अवधि की निर्धारित तिथि को अवशेष शून्य रहेंगे। आप समझ सकते हैं इसको फिर से मैं किसी वीडियो में बताऊंगा डिटेल से, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। 14 नंबर, किन्हीं कारणों से यदि किसी कर्मचारी का वेतन विलंबित हो व सेवारत हो तथा उसके वेतन भुगतान की अनुमान्यता की संभावना हो और वैसे कर्मचारी की संबंधित माह में, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को आपको समझना है। ऊपर वाला पॉइंट को भी थोड़ा सा हम क्लियर कर ही देते हैं, जैसे कि उसके बाद ही चलेंगे आगे। देखिए क्या कहा गया है, वेतन विवरणी में नियोक्ता अंशदान यानी सरकार का अंशदान सहित सकल वेतन डेबिट खाते एवं नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान के कुल कटौती की राशि कर्मचारी भविष्य निधि क्रेडिट खाते यानी जमा खाते में है ना, ईपीएफ में एवं दोनों प्रकार के अंशदान जमा किए जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि डेबिट खाते की विधि से लेखांकन किया जाएगा। ये चूंकि ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि खाते में प्रत्येक माह के जमा अवधि की निर्धारित तिथि को अवशेष शून्य रहेंगे। ठीक है ना, शेष शून्य रहेगा, चूंकि कटने के बाद वहां पर पैसा नहीं न रहेगा। अब ये वाला चीज हो गया कि किन्हीं कारण से यदि किसी कर्मचारी का वेतन लंबित हो और वह सेवारत हो यानी आप कार्य कर रहे हो, उसके वेतन भुगतान की अनुमान्यता की संभाव्यता हो यानी आपको वेतन मिल सकता है, यानी आप कार्यरत है लेकिन वेतन भुगतान में देरी हो रही है, और वैसे कर्मचारी को संबंधित माह में वेतन देखिए आगे देखिए भुगतान न होने की स्थिति में भी नियोक्ता अंशदान व्यय खाते एवं कर्मचारी अंशदान संबंधित कर्मचारी के नाम अग्रिम दर्शाते हुए दोनों प्रकार के अंशदान की गणना कर कटौती की जानी है। यानी अगर आपको पेमेंट नहीं भी मिलता है फिर भी आपका
ये 2 चीज़ जमा होते रहेगा, क्योंकि ये सरकार की गलती होगी। उस माह अंशदान जमा किया जाना है ताकि बाद में वेतन भुगतान के कारण विलंब से जमा संबंधी दंड से बचा जा सके। इस मामले में वेतन भुगतान के समय पूर्व में किए गए अग्रिम के सामंजन के बाद शेष राशि ही संबंधित कर्मचारी को बिना अंशदान की कटौती के भुगतान। अगर आपको बाद में पेमेंट मिलता है तो जो कटौती की गई है वो पैसा आपको काट करके जो राशि आपका बनता है वो आगे आपका भुगतान किया जाएगा जब भी आपका पेमेंट बनेगा। ठीक है। 15 नंबर, कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे सदस्य बनाने से लेकर विभिन्न प्रकार के दावा निस्तारण, अनुलाभ, शिकायत निवारण का कार्य आरंभ से अंतिम तक निस्तारित करेंगे ताकि योजना के सभी अनुलाभों से कर्मचारी लाभान्वित हो सके। 16वां नंबर, यदि किसी कारणवश किसी कर्मचारी को किसी माह का प्राप्य वेतन किसी कारणवश सर्वर के द्वारा असफल किया जाता है और उस कर्मचारी का वेतन दोबारा अपलोड कर भुगतान कराने की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी को ना तो नियोक्ता अंशदान दिया जाएगा और ना ही कर्मचारी अंशदान की कटौती की जाएगी। लेकिन आगे, क्योंकि ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के वेतन से पूर्व में ही दोनों प्रकार के अंशदान की कटौतियां हो चुकी होगी। समझ रहे ना, वो कटौती आपका हो चुकी होगी, वो आपका दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। वह राशि संबंधित जिले के बैंक खाते में अंतरित होकर संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा हो चुकी होगी, वो आपका जमा हो जाएगा, वो आपका टेंशन नहीं है। 17वां नंबर, इस योजना के लागू किए जाने के मामले से जिले कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय को अवगत कराएंगे और यदि अब भी किसी प्रकार के वाद प्रक्रियाधीन हो तो उसे ड्रॉप कराएंगे एवं किसी प्रकार की राशि बैंक खाते से सीधे संगठन के द्वारा अटैच कर जमा रखी गई हो तो वापस करने के समय, ये बात वो विभाग का काम है। चलिए 18 नंबर, बस अब 1-2 पॉइंट है उसको देख लीजिए। सभी संबंधित कर्मचारी को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिलों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, यानी सभी आप समूह को यूएन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। कर्मचारी स्वतः आईडी पासवर्ड संगठन के पोर्टल पर जनरेट कर अपने मासिक जमा, ब्याज अर्जन, निकासी संबंधित विवरणी देख सकेंगे। यानी ईपीएफओ जो संगठन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन से आप उसका एक पोर्टल रहेगा, वहाँ पर आप खुद आईडी और पासवर्ड अपना जनरेट कर आप देख सकते हैं कितना जमा हुआ, कितना पेंशन, कितना ब्याज मिल रहा है, टोटल चीज़। ये जब आप सदस्य बन जाएंगे तब। ठीक है। आगे 19 नंबर है, चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन से कर्मचारी अंशदान के लिए 64 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से आगामी अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। लेकिन आपका जो है ईपीएफ पहले से ही काटा जाएगा, लेकिन अगली वो सरकार की बात है, उससे आपको दिक्कत नहीं है। तो ये थी मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों। उसके बाद में जो है ये सारे निर्देश जिलों को दिया गया है, ये जिलों वाली है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दिए, यानी नवंबर माह से ही आपका जो है कटेगा ऐसा कहा गया है, लेकिन अब तो नवंबर माह का भुगतान हुआ नहीं है, तो इस पर अब आगे फिर इसका क्लियर किया जाएगा। फिलहाल जो बातें इस पर पत्र में था वो मैं आपको बता दिया हूँ। कुछ जानकारी स्पष्ट, अगर कुछ और चीज़ें स्पष्ट होती है तो बाद में हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।